हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? देखिए, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ 20 सितंबर 1949 को। अगला देखिए, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? तो दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था 6 जून 1966 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ 1 जुलाई 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है नॉस्ट्रो अकाउंट्स। अगला देखिएगा, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना होती है, ये किस पे आधारित होती है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो इसका राइट आंसर है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। अगला देखिएगा, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर जो मुद्रा की मात्रा कम की जाती है, उसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू यानी जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर है 13.67%। अगला देखिएगा, 1950-51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52.2%। अगला देखिएगा, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? देखिए, रबी की जो फसलें होती हैं, इनकी बुआई की जाती है अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर में। अगला देखिए, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की जो फसलें होती हैं, इनकी बुआई जून जुलाई में होती है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, खरीफ की फसलों में कौन कौन से फसलें आती हैं? देखिए, फसलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को भी जरूर ध्यान में रखना है। तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं ज्वार, आता है बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर, ये सब आते हैं आपके खरीफ के फसलों में। अगला देखिए, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? जायद की जो फसलें होती हैं, इनको मार्च से जुलाई के मध्य पैदा किया जाता है। अगला देखिएगा, जायद की फसलों में कौन कौन से फसलें आती हैं? तो जायद की जो फसलें होती हैं, इसमें आता है देखिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा, ये सब जायद फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा, व्यापारिक या नगदी फसलें कौन सी होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक या नगदी जो फसलें होती हैं, ये कौन कौन सी? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्यान्न का उत्पादन? चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में। अगला देखिएगा, भारत में देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं, इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है देश में कृषि के अंतर्गत। अगला देखिएगा, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को
प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की बात हो रही है तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किसको? भारत को प्राप्त है। अगला देखिएगा, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में है चौथा स्थान। अगला देखिए, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति से किस फसल में? गेहूं के फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अगला देखिए, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। अगला देखिएगा, मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, मोटे अनाज के अंतर्गत आती है बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। अगला देखिएगा, कृषि के अंतर्गत टेक्सटाइल्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। अगला देखिएगा, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत देश। अगला देखिएगा, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में भी पहला ही स्थान है। अगला देखिएगा, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा जो है ये कुल पशुओं की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला देखिएगा, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर कौन सा है? ब्राजील है। दूसरा हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडों के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश भी है भारत। अगला देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया था वर्ष 1970 ईस्वी में। अगला देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड जो है ये कार्यक्रम किसके उत्पादन में? दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है। अगला देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला देखिए, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा स्थान। अगला देखिए, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? देखिए, मोती देने वाली जो मछलियाँ होती हैं ये कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग भी हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। सुबह 10 बजे आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, तो जो लोग भी हमारे इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। अगला देखिए, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ पकड़ी जाती है किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला देखिए, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मछली उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल राज्य। अगला देखिएगा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, पीली क्रांति जो होती है ये किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले
स्थापना हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। अगला देखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1770 ईस्वी में। अगला है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, बैंक ऑफ बंगाल इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी। अगला है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी, तो बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना हुई वर्ष 1840 ईस्वी में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई 1843 ईस्वी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके स्थापित किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए वर्ष 1921 ईस्वी में 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अगला देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया वर्ष 1955 ईस्वी में। अगला देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नया नाम क्या था, भारतीय स्टेट बैंक, जो आजकल भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसको पहले क्या नाम दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे, 3 बैंक को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी, और कब इसकी स्थापना हुई, वर्ष 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई, वर्ष 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। अगला देखिए भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला है अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई 1881 ईस्वी में। अगला देखिएगा पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था, देखिए पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया था, तो रिजर्व बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक इसने कार्य करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला देखिए भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष 1980 ईस्वी में। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को कहा जाता है अनुसूचित बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र के बैंक स्थापित करने की अनुमति की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी समिति थी जिसके रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति दी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला तैरता एटीएम कहां पर स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है, देश का पहला तैरता एटीएम स्थापित किया गया कहां पर, कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी, देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना ये लागू की गई थी 14 जून 1995 ईस्वी को। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जून 1939 ईस्वी तक। अगला देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला देखिए रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये। अगला देखिए रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है 1,000 रुपये तक। अगला देखिए रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1995 ईस्वी को। अगला देखिएगा कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी
तथा अनुमोदित हुंडियों की जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है बैंक दर। अगला देखिएगा, प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। उससे क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। अगला देखिए, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय साख परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1977 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय ऋण गारंटी निगम, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी DICGC कब कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी में भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर कर दिया गया क्या, जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम। कब किया गया, 1978 में। अगला देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी वर्तमान बैंक कितने हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं, 5 बैंक हैं। अगला देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं। एक तो है आपका स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इसके अलावा देखिए स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। तो इतने बैंक जो है ये भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक हैं। अगला देखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अगला देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर देश में कब शुरू की गई। देखिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये शुरू की गई देश में कब, अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, इसकी स्थापना की गई वर्ष 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। अगला देखिएगा, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, फरवरी 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका पहले नाम था क्या, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे स्टॉक द्वारा एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स ये शुरू किया गया 1986-87 में। अगला देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 शेयरों के मूल्यों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की जो स्थापना है ये 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। देखिए सेबी से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिए। और सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार को कब किया गया। इसका राइट आंसर है, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार को किया गया 15 जुलाई, सरकार ने किया 15 जुलाई 2010 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया, 15 जुलाई 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट
कहाँ छापे जाते हैं? तो ये सब छापे जाते हैं कहाँ पर? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ये आपके महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। नासिक रोड महाराष्ट्र में ये स्थित है। अगला देखिएगा 5, 10, 50, 100, 500, 1000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में यही छापे जाते थे। अगला देखिएगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल ये है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? सरकारी टकसालें जो हैं ये कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? देखिए छठी पंचवर्षीय योजना ये वर्ष 1980 में समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? तो कांग्रेस सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो 1980 से लेकर 85 इसका समय निर्धारित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर इसमें विशेष बल दिया गया था। अगला देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम। देखिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित? IRDP, इसके अलावा NREP, इसके अलावा देखिए TRYSEM, इसके अलावा देखिए DWACRA और इसके अलावा है RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो ये सभी कार्यक्रम जो हैं ये छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया था? तो किस योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ वृद्धि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? कौन सी योजना? छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। अगला है किस पंचवर्षीय योजना को प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? देखिए किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। अगला देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि थी वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 1991 ईस्वी तक। अगला देखिएगा 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या था? इसका काल क्या था? यहाँ पे कला देखिए मिसप्रिंट हो गया, काल कर लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1992 से 1997 ईस्वी तक। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? तो 1990 से ये लागू होनी थी लेकिन 92 से इसको लागू किया गया था। अगला देखिए देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे? तो देश में योजना विहीन वर्ष रहे देखिए वर्ष 1990, 91 एवं वर्ष 1991, 92 ये जो वर्ष रहे ये
कोई भी योजना इसमें नहीं लाई गई थी, योजना विहीन वर्ष रहे ये। अगला देखिए, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? तो ये कौन सी योजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला देखिए, नवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही थी? तो उसकी समयावधि थी कितनी? 1997 से लेकर 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? इसकी अवधि थी 2002 से लेकर 2007 तक। अगला देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मुख्य उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? देखिए, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको जरूर ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है आयोग के द्वारा, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक लागू रही? 2007 से लेकर 2017 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही थी। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई थी? तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दी गई 26 दिसंबर 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था किस समिति की रिपोर्ट पर? अकबर्थ समिति की रिपोर्ट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कब किया गया? वर्ष 1921 में। अगला देखिएगा, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, अविभाजित भारत का पहला बजट जो था ये 1946 ईस्वी में पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी प्रस्तुत किया था किसने? आर के षणमुखम शेट्टी ने। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक जो बजट है ये प्रस्तुत किया गया था कब? 1948-1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट जो है ये किसने पेश किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट जो है ये वर्ष 1951 में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, देश में किन प्रधानमंत्रियों ने स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही थी? तो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद कौन थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजन बजट क्या कहलाता है? तो ये सृजन बजट जो होता है ये निष्पादन बजट कहलाता है। अगला देखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में? पूंजी बजट में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट के अंतर्गत भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका राइट आंसर है शून्य आधारित बजट। अगला देखिएगा, बजट का वह स्वरूप क्या कहलाता है जिसे बजट को
लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, तो ये कहलाता है जेंडर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कर की उदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसको ध्यान में जरूर रखिए। अगला देखिए, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो ये सभी हैं कौन से कर? प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? ये है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं और प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उसी उत्पादकों यानी सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज तक आपने पढ़ा होगा ना सकल घरेलू उत्पाद, ये सेंटेंस पढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिएगा, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? महबूब उल हक, इसके सहयोगी थे कौन? A.K. सेन तथा सिंगर हंस। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया वर्ष 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? देखिए, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू सूचकांक शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि दर क्या है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की जो दर होती है इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास दर क्या है? आर्थिक विकास दर है निबल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं इनमें क्या क्या शामिल है? कृषि तथा पशुधन। इसके अलावा देखिए, वन उद्योग, इसके अलावा देखिए, वन उद्योग के अलावा लट्ठे बनाना, मछली पालना तथा खनन और उत्खनन, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा। इसके अलावा स्थावर संपदा, आवास गृहों का इसके अलावा सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं, ये सभी किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं। तो देखिए, ये कौन से किस क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों चीजें आप जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा शामिल है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ें शामिल हैं। तो सारी चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पेपर में पूछा गया था कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्जैक्ट मुझे एग्ज़ाम तो याद नहीं है कौन सा था, लेकिन पूछा जरूर गया था यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से। और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सभी ध्यान रखें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ओके गाइज, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।